नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज 28 जनवरी और 28 जनवरी को हम लोग मेन एमफारेंटी के अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे। इन सभी की पीडीएफ हम पेड ग्रुप में आपके दे चुके हैं और कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, ये सब चीज़ों को हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है ना। देखिए हमारा जो कैलेंडर है वो आ चुका है और आपने देख ही लिया होगा कि अभी मेंस के लिए काफ़ी समय है, तो उसके लिए हम बेहतर प्लान करके एक नया स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें हमारा जो कोर्स रहेगा NCERT पूरा, उसके बाद PYQ जो आपके 2018 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन है, उसके बाद यूपी स्पेशल जो पेपर 5 और पेपर 6 इसके अलग विधिवत नोट्स दिए जाएंगे आपको। साथ ही अन्य जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती हुई थी तो उनके बारे में हमने जैसे क्वेश्चन क्रिएट किया, तो आपको इस तरह पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की योगदान और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम आंसर कैसे वे फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो लिखना रहेगा आपको, थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद आपके बॉडी और बॉडी में थोड़ा डायग्राम वगैरह और लास्ट में वे फार्मर। देखिए हमारा जो पेड बैच चल रहा है वो अभी तक चल रहा था, अब हम उसको पूरी नई डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। कोई भी आपको मॉडल आंसर नहीं दिया जाता है कि हम मॉडल आंसर दे दिया ऐसे ऐसे मौलाना अबुल कलाम के बाद में जिसका है शिक्षा की व्यवस्था में करना है स्वतंत्रता संग्राम की, ये मॉडल आंसर हो गया। और इसी का पूरा डिटेल्ड वर्जन क्या रहता है, फुल आंसर रहता है। समझ रहे हो कि नहीं। और कोई आपको फुल आंसर नहीं बता रहा होगा। कॉपी पेस्ट मैटर यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, पूरा प्रिंटेड मैटर मतलब हैंड राइटिंग मैटर मिलेगा। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वह एक लेखक होने के साथ साथ देशभक्त भी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ कर के हिस्सा लिया या भाग लिया। ऐसे हमने थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया। देखो हमें इंट्रो शब्दों के हिसाब से लिखना है। अगर हमारा 125 शब्द हैं तो इंट्रो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर हमारा 200 शब्द है तो थोड़ा बड़ा कर देना बस, ठीक है ना। और एक पेज आपका सफिशियंट है 125 पेज में, 125 शब्दों में। अब देखिए यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम समुदायों को एकजुट करने का प्रयास किया। 1912 में कलकत्ता में अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किया तथा ब्रिटिश नीतियों पर क्या डाला, उन्होंने प्रकाश डाला था। हालांकि 1900 के बाद इसी में 5-6 वर्ष बाद इसको बंद कर दिया था। उसके बाद देखिए मुस्लिमों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया, क्लियर हो गया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया आदि के अलावा स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लिया। ऐसे हम लोग मेन पॉइंट डिस्कस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको जो भूमिका लिखनी है राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका, जैसे आपने उसके स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। यूजीसी की इन्होंने क्या कराई थी, स्थापना कराई थी। शांति और स्थिरता का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया और बहुत ज़्यादा इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कदम उठाए। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पर इन्होंने क्या किया था, जोर देने की बात कही। साथ ही आपने देखा होगा इन्हीं के समय पहली IIT रुड़की में बनाई गई थी, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में भारत की पहली IIT थी। साथ ही हाँ देखिए इसमें दिया भी है, साथ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की भी स्थापना कराई। इस प्रकार कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद एक सच्चे देशभक्त और शिक्षा के प्रणेता थे। थोड़ा सा बस इसमें लिखना है, वहाँ पर इतना समय ही नहीं रहता है कि कैसे इसको की फॉर्मेट में करना है। उसके बाद देखिए GS पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ही जनसंख्या से रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन है ये। भारत में LGBT समुदायों के खिलाफ हिंसा की जांच करें। इन समुदायों को हिंसा से बचाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, ऐसे लिख दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, भारत में जो LGBT है, ठीक है ना, समुदायों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं। कौन सा कारण, जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपने देखा LGBT हिंसा समुदाय की समझ चुनौतियाँ क्या क्या हैं और उसके कारण क्या हो सकते हैं। पहली बात तो सामाजिक भेदभाव रहता है, इनको अलग नज़रिए से देखते हैं लोग। अस्थिरता रहती है, बेघर होते हैं। पहली बात इनको घर में देखा होगा कि सब लोग बाहर ही रखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मतलब जब सभी लोग भेदभाव करेंगे तो अचानक समस्याएं तो रहेंगी रहेंगी, अपना विचार होने लगता है कि भाई हमें अलग किया जा रहा है ना। कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, यानी कि जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
इन लोगों का। आपने रीड किया होगा, कोई महिला के साथ में छेड़खानी हो जाए, लेकिन अगर इनके LGBTQ के साथ में कोई छेड़खानी हो रही, कोई मतलब इनका मानवाधिकार, कोई संगठन नहीं, कोई नेता इनका पक्ष नहीं लेता, मतलब कुछ भी नहीं है, आप ये समझिए, कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। आदि अन्य समस्याएं हैं, आ गया ना। और ये आपने देखा होगा कि इनके खिलाफ जो है ना, ये सब समस्याएं रहती हैं। इसके अलावा अन्य कारण जैसे इनका सामाजिक बहिष्कार भी लोग कर देते हैं, शिक्षा का अभाव रहता है, कहीं पढ़ते भी नहीं है ये लोग, है कि नहीं। उसके बाद आरक्षण का ना होना, जैसे नौकरियों में इनको अब बहुत सारी सरकारों ने आरक्षण दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में पूरे भारत में इनका आरक्षण नहीं है कुछ, थर्ड जेंडर है ना। उसके बाद हालांकि सरकार द्वारा LGBT समुदाय के लिए अनेक सुधारात्मक उपाय किए हैं, जैसे नीतियों को कानून बना करके मतलब इनके सुरक्षा के लिए हो गया, जागरूकता एवं कर्तव्य निष्ठा, इनको बता दिया जाए कि मेल जैसे होता है, उसके बाद फीमेल, ऐसे ये थर्ड जेंडर होते हैं। तो एक लोगों में कॉलम भी आ जाए, अभी तक देखा होगा कि मेल और फीमेल ही आता है एप्लीकेशन फॉर्म में, मेल हैं आप, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर का बहुत कम आता है। शिकायत निवारण पोर्टल बना के इनके साथ कोई भी घटना हो जाए तो पोर्टल में एप्लीकेशन दे सकते हैं। नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करके, ठीक है ना। उसके बाद रोजगार की व्यवस्था करके इनके लिए कुछ न कुछ रोजगार उपलब्ध करा दिया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न उपाय लागू कर हम LGBT समुदाय के हिंसा से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद GS पेपर थर्ड का क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय, ठीक है ना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, तभी से 2003 से आपने रीड किया होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हालांकि उसके बाद अब 2 साल में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो प्रवासी भारतीयों को अक्सर भारत की सॉफ्ट पावर मनी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर भारत के रणनीतिक हितों के आगे बढ़ाने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का विश्लेषण करें, इतना हमको लिखना है। यहाँ पर देखिए, जो प्रवासी भारतीय से तात्पर्य क्या है, भारतीय मूल के उन व्यक्तियों से है जो भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है। चूँकि प्रवासी भारतीयों को सॉफ्ट मनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह, इनको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट मनी कहा जाता है, क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में, भारत के साथ सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने में, नवाचार के रूप में, वैश्विक धन प्रेषण मामले में अग्रणी होने के कारण, ठीक है ना। जैसे द्विपक्षीय संबंध, मान लो अमेरिका में हमारे भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो हम व्यापार वगैरह करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कहाँ देंगे, भारत में। तो व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में, सांस्कृतिक संबंध, हम अपने यहाँ पर होली दिवाली मनाते हैं तो वो भी तो वहाँ पर मनाते हैं USA में, आपने रीड किया होगा। उसके बाद नवाचार में ठीक है ना, वैश्विक धन प्रेषण के मामले में आपके देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा वैश्विक रिमिटेंस कहाँ से प्राप्त होता है, विदेशियों से प्राप्त होता है। तो आपने देख लिया होगा कि जैसे जो यहाँ से भारत से या तो वर्कर जाते हैं या आपके विदेशी लोग अपने लोगों को धन बेचते हैं, है ना। वैश्विक धन में अग्रणी होने के कारण प्रवासी भारतीयों क्या बोला जाता, सॉफ्ट पावर मनी बोला जाता है। भारत में रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीय निम्न योगदान दे सकते हैं, जैसे नेटवर्किंग हो गया, आर्थिक योगदान के रूप में हो गया, सांस्कृतिक प्रभाव हो गया, व्यवसाय हो गया, नवाचार सहभागिता होगी, कोई स्टार्टअप हो गया। तो ये सब में क्या करते हैं, ये योगदान देते हैं। हालांकि भारत सरकार ने भी कुछ प्रयास किया, जैसे चलो इंडिया कार्यक्रम बनाया है वापसी बुलाने के लिए, भारत को जानो, प्रवासी भारतीय बीमा योजना आदि कार्यक्रम चलाया है यहाँ पर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रवासी भारतीय भारत की वैश्विक पहचान के क्या हैं, स्तंभ में, जो देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सॉफ्ट पावर के रूप में क्या कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान होता है आंसर लिखना, बस आप शुरुआत करिए धीरे 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 धीरे। हमारे जो मेंस बैच में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप ये समझिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हमारे मेंस बैच से, तो बहुत अच्छे से अब लिखने लगे। 1-2 लोगों का बिहार PCS में भी हो गया है, वो भी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, आप ये समझिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं GS पेपर थर्ड का है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये करेंट रिलेटेड है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। देखिए भारत में कार्बन क्रेडिट से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की जांच करें। भारत किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी कार्बन क्रेडिट योजना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट से तात्पर्य क्या होता है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी या निष्कासन से है।
क्योंकि भारत में कार्बन क्रेडिट संबंधी निम्न चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जैसे कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना, नियमों का पालन पोषण कम करना, नियमों में पारदर्शिता का अभाव रहता है। अब पारदर्शिता क्या, कोई कंपनी चल रही है, अब कंपनी चल रही है उसमें कार्बन क्रेडिट के रूल है नहीं है, कुछ भी उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन उपकरणों की पहचान करना, उसके बाद औद्योगिकरण क्षेत्रों की पहचान आदि है। हालांकि कार्बन क्रेडिट क्षेत्र के कुछ अवसर भी है। जैसे आपने देखा होगा कि हम अगर कार्बन क्रेडिट में ध्यान नहीं देते तो हमारी आर्थिक उन्नति होती है। ईंधन उद्योग में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जांच के लिए रहता है ये। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में क्या करते हैं, इसका उपयोग हो जाता है। अतः नियमों का प्रतिबद्धता के पालन करके भारत कार्बन क्रेडिट योजना के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभावों तथा वैश्विक उत्सर्जन को करने वाले कार्बन मानकों पर रोक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है। ये भी करंट से है, मैं करंट के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी पेड ग्रुप में आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के महत्व को क्या करना है, समझाना है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान देता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देखिए हम लोग। भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष परिसंपत्तियों जैसे प्रौद्योगिकी, संचार, नेविगेशन, वैश्विक निगरानी, उपग्रह आदि परिसंपत्तियाँ क्या हैं, शामिल हैं। चूँकि इन्हीं परिसंपत्तियों को शामिल करने में कुछ चुनौतियाँ जैसे डेटा संरक्षण की जिम्मेदारी हो जाती है, साइबर हमला हो जाता है, प्रोसेसिंग पावर का धीमा हो जाना होता है, पृथ्वी से दूरी हो जाती है, ये कई सारे आपके कुछ चुनौतियाँ रहती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा आदि के अलावा जैसे आपने देखा सिस्टम जाम हो जाता है, सैटेलाइट का अपहरण हो जाता है, आदि चुनौतियाँ हैं। हालांकि परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए निम्न उपाय भी तो किए जा सकते हैं, जैसे नवाचार को बढ़ावा देना, आपसी सामंजस्य, एक दूसरे से हम लोग मदद ले सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा डेटा संरक्षण से संबंधित नियम कर सकते हैं आदि। अंतरिक्ष अभ्यास जो हमारा अभी हुआ था नई दिल्ली में, अंतरिक्ष अभ्यास स्थान मुझे क्लियर नहीं, शायद नई दिल्ली में हुआ है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतरिक्ष में रक्षा तथा परिचालन तथा रणनीतिक दूरदर्शिता सुनिश्चित करना तथा अंतरिक्ष संचालन में कमजोरियों के आकलन करना आदि शामिल है। क्लियर हो गया। तो देखिए, ये हम जो क्वेश्चन आंसर करते हैं बहुत विधिवत तरीके से आपको फुल आंसर देते हैं। मॉडल आंसर नहीं कि हमने आपको क्वेश्चन लिख दिया, बस आपकी जिम्मेदारी आप उन क्वेश्चनों को ट्रैकल करिए। समझ रहे हो कि नहीं। बहुत जल्दी हम एनसीईआरटी का कोर्स लाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी आपको पीवाईक्यू पूरा मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे मिलेंगे हमारे पेड ग्रुप में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। पेड ग्रुप की डिटेल अभी कुछ समय बाद आपको मिल जाएगी। थैंक यू।